बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन साइक्लोअल्केन्स के। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे साइक्लोअल्केन्स के। लेकिन बेसिकली केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स को पता होना चाहिए और हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा साइक्लोअल्केन किस हद तक रिएक्शन दे देता है और किस कंडीशंस के अंदर देता है। उस चीज को एक्सप्लेन करवाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उस थ्योरी को हम लोग नाम देते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं साइक्लो अल्केन्स की इनटू द फोर क्लासेस के अंदर। फोर क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक क्लास है कि 3 to 4 मेंबर जो रिंग है उनको स्मॉल रिंग कहा जाता है, वो एक क्लास के अंदर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल एंगल स्ट्रेन होता है। अब एंगल स्ट्रेन क्या चीज होती है वो हम लोग वैसे तो स्टेरिक इफेक्ट के अंदर भी देख चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको एलोबरेट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा 5 6 7 मेंबर्स रिंग है, 8 to 11 मेंबर रिंग है और लार्ज मेंबर रिंग है, यानी 12 से जो ऊपर ऊपर मेंबर रिंग है उनकी। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिंग्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब पहले तो हम लोगों को बेयर स्ट्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन करवाना पड़ेगा। बेयर स्ट्रेन थ्योरी एक्चुअली में एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स को, और स्टेबिलिटी को भी कैसे एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, अब आपको पता है कि अल्केन्स इट्स द सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? दो कार्बन एटम्स का जो बॉन्ड एंगल है उनके दरमियान में वो क्या होना चाहिए? 109.5 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और इसकी शेप क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप के बारे में आपको पता होगा, वेस्पर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पिछले सेमेस्टर्स में भी पढ़ी होगी, पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ी होगी। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन अब ये बेसिकली जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये एक्सप्लेन करती है 109.5 के एंगल को। लेकिन जब हम साइक्लो अल्केन्स के अंदर देखते हैं तो हमेशा एंगल क्या होता है? 109.5 नहीं होता, बल्कि डेविएट कर जाता है इस बॉन्ड एंगल से। ठीक है, तो जब भी कोई बॉन्ड एंगल इस 109.5 के एंगल से डेविएट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर क्या आ गया है? एंगल स्ट्रेन आ गया है, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा? इंटरनल स्ट्रेन आ जाएगा रिंग के अंदर। ठीक है, ये हम लोग ये एक्सप्लेन करेगा स्टेबिलिटी ऑफ रिंग को। अब जिसके अंदर जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा वो रिंग क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जो एंगल स्ट्रेन है वो हम लोग डिफरेंट साइक्लो अल्केन्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन है, उसके अंदर एंगल स्ट्रेन कैसे होता है? ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में आपको पता है 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ नीचे एक्सप्लेन हुए हैं कितने हैं? 3 कार्बन एटम्स हैं। ये देखिए 3 कार्बन एटम्स हैं। अब ये जो 3 कार्बन एटम्स हैं ये बेसिकली होने तो 109.5 कार्बन डिग्री के ऊपर होने चाहिए थे, क्योंकि इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तीनों के अंदर, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री होता है, यानी ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं ये जो दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर एंगल कितना होना चाहिए था? 60 डिग्री होना चाहिए था। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, होना कितना चाहिए था? 109.5 डिग्री होना चाहिए था। इसका मतलब है कि 109.5 से 60 तक की जो डेविएशन है वो कितनी निकलती है? 49.5 तक की डेविएशन निकलती है। इसका मतलब है कि बॉन्ड एंगल ओरिजिनल बॉन्ड एंगल से क्या हो गया है? कितने डिग्री तक डेविएट हो गया है? 49.5 डिग्री तक डेविएट हो गया है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई ये चीज की यहाँ पे दोनों के दरमियान में 60 डिग्री का होना चाहिए। अब अगर हम ओवरलैपिंग के हिसाब से देखें तो ओवरलैपिंग में आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, ये तीनों कार्बन एटम्स आपस में किस तरह से ओवरलैप करेंगे? आपस में वो सीधी इस लाइन के ऊपर जाकर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों कार्बन एटम्स हैं इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस इन लाइंस के ऊपर जाकर इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। अगर वो इन लाइन के ऊपर जाकर ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए? यहाँ पर एंगल 60 से भी कम रह जाना चाहिए। यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए? 60 से भी कम रह जाना चाहिए।
ठीक है। लेकिन क्योंकि एक्चुअल एंगल 60 है, इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग इस तरह से नहीं होती है। ओवरलैपिंग कैसे होती है? ओवरलैपिंग बेसिकली ये जो रिंग है, ठीक है, इसी रिंग के अक्रॉस में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसी रिंग के साथ क्या होता है, यहाँ पे इस ओवरलैपिंग होती है कार्बन की, लेकिन वो थोड़ा आउटसाइड होता है, यानी जिस बॉन्ड, जिस एक्सेस के लॉन्ग ओवरलैपिंग होनी थी उस एक्सेस के ऊपर नहीं होती, बल्कि वो बाहर की साइड पे होती है। ठीक है। इनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि क्या होते हैं, बेंट बॉन्ड होते हैं, और इनको हम लोग बेसिकली बोल देते हैं कि ये क्या है, बनाना शेप्ड के बॉन्ड है। ठीक है। अब इनकी ओवरलैपिंग आउटसाइड होती है, तो आउटसाइड ये जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना ऑन दी एक्सिस ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है। इसके रिजल्ट में स्ट्रोंगर बॉन्ड बनता है, इसके रिजल्ट में वीकर बॉन्ड बनता है। इसीलिए कहते हैं कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर यहाँ पर एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ओवरलैपिंग जो कार्बन एटम्स के दरमियान होती है वो थोड़ी सी बेंट हो जाती है। जब बेंट हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, एंगल, एक तो एंगल 60 डिग्री का है, दूसरा क्या होता है कि ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग ना होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। इसीलिए जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो हाईली अनस्टेबल साइक्लोअल्केन है, यानी साइक्लोअल्केन में सबसे ज्यादा अनस्टेबल है साइक्लोप्रोपेन। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि सिग्नल में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही और बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। और इसीलिए ये क्या करता है, ये रेडली अंडरगो कर देता है सब्स्टिट्यूट एडिशन रिएक्शंस भी दे देता है, ठीक है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है। ठीक है। तो ये इसका मेजर फैक्टर था। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन के अंदर भी रिंग स्ट्रेन होता है, लेकिन उसके अंदर जो रिंग स्ट्रेन होता है वह एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। सिमिलरली साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन के अंदर 108 का एंगल है, 108 का एंगल है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 109.5 से कितना है, 1.5 डिग्री तक का है। इसका मतलब है कि साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन, ये दोनों क्या है, थोड़े लेस एंगल स्ट्रेन है, यानी कि में एंगल स्ट्रेन कम है तो ये थोड़े ज्यादा स्टेबल होंगे। अब जिसके अंदर जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन कम होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब जैसे ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन के अंदर एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा कम है, 1 है, ये 1.5 के करीब है। अब 1.5 है तो ये हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंगली उसने कहा था कि ये क्या होती है, ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसके दरमियान एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा कम होता है। और जो साइक्लोब्यूटेन है वो एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन थोड़ा स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन की निस्बत कम है। दिस सिग्निफाइज ग्रेटर स्टेबिलिटी, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि साइक्लोब्यूटेन रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देनी है, लेकिन वो मोर ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर देते हैं, यानी उन कंडीशंस के अंदर रिएक्शंस नहीं देंगे जिन कंडीशंस के अंदर साइक्लोप्रोपेन रिएक्शंस देंगे। यानी कि इस क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है, इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देने के लिए या एडिशन रिएक्शंस देने के लिए हम लोगों को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। और हाई टेम्परेचर या कुछ और हाई कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी ताकि उसके अंदर रिएक्शन हो सके। क्यों देनी पड़ेंगी? क्योंकि वो इट इज अ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन। अब अगर बेयर्स की स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो सबसे ज्यादा कम स्टेबल है और साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल है। बात आ जाती है साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन के अंदर रिंग स्ट्रेन होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द बेयर्स थ्योरी वो क्या है, थोड़ा स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि बेयर्स ने जो चीज एक्सप्लेन की थी, बेयर्स ने कहा था कि जो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। ठीक है। उसने कहा था कि सारे सारे कंपाउंड्स को उसने प्लेनर कंसिडर किया था और उसके अकॉर्डिंगली उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कि साइक्लोपेंटेन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में हमेशा जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो मोर स्टेबल होता है। अकॉर्डिंग टू द बेयर्स इसके अंदर स्ट्रेन होता है, इसके अंदर ऑलमोस्ट स्ट्रेन जो है 1 डिग्री का होगा, क्योंकि इसके अंदर 120 का एंगल होता है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर 120 का एंगल होता है, जो कि 109.5 के डिफरेंस से ये बनता है -11 डिग्री। -11 डिग्री का एंगल होता है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये क्योंकि आपके पास एक प्लेनर कंपाउंड है और इसके अंदर एंगल स्ट्रेन है, तो ये हम कह सकते हैं इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना साइक्लोपेंटेन स्टेबल है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो साइक्लोहेक्सेन है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू साइक्लोपेंटेन। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि बेंजीन जो है वो इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, बेंजीन है या साइक्लोहेक्सेन है इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो साइक्लोहेक्सेन है वो प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल भी है। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल किस तरह से, कि वो अपनी दो शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। दो शेप्स कौन कौन सी, एक इसकी जो होती है चेयर कन्फर्मेशन, और एक इसकी क्या होती है, बोट कन्फर्मेशन। बोट कन्फर्मेशन को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं।
ये होती है बोट कन्फर्मेशन। ये है बोट कन्फर्मेशन और ये क्या है, इसकी चेयर कन्फर्मेशन है। ठीक है, अब ये उनके अंदर रहना पसंद करता है, क्यों करता है, क्योंकि एक तो इसके एंगल स्ट्रेन इतना है, इस एंगल स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए, इस एंगल स्ट्रेन को रिमूव करवाने के लिए ये क्या करता है, अपने जो बॉन्ड एंगल्स हैं उनको इस इस कॉन्फर्मेशन के अंदर अरेंज करता है कि इसके अंदर जो अनस्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये क्या होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। वैसे अकॉर्डिंग टू बेयर्स अगर आप देखें प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल में ये क्या होता है, ये नॉन स्टेबल होता है। लेकिन इन दोनों में क्योंकि प्लेनरिटी है, इन दोनों में सॉरी नॉन प्लेनरिटी है, नॉन प्लेनरिटी को बेयर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन सम हाउ उससे कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रेन थ्योरी का। तो एक्चुअली में हम लोग इसको स्ट्रेन थ्योरी को बेसिस बना के हम लोग स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है इट इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड एंड साइक्लोप्रोपेन जो है वो इट इज द लेस स्टेबल कंपाउंड। अब हम फर्दर जो है ना वो हम लोग इनके रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शंस में आपके पास इसके बहुत सारे डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हैं, जैसे आपके पास रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशंस हैं, कंबशंस हैं, अरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शंस में सबसे पहले आ जाता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगी, कैटलिस्ट की प्रोसेस में इसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन क्या है, इट इज अ हाईली अनस्टेबल साइक्लोएल्केन। ठीक है, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में ये क्या करता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एक बॉन्ड अपना तोड़ता है और हाइड्रोजन एक इधर ऐड होता है और एक इधर ऐड हो जाता है, और इसी तरीके से आपके पास क्या बन जाता है, एक ओपन चेन कंपाउंड बन जाता है। ये देखें, एक हाइड्रोजन ऐड करेगा तो ये CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन ऐड करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी सॉरी CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और फिर CH3। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन ये दे देता है। उसके अलावा इसका दूसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस की अकरिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, FeCl3 की प्रोसेस में ये रिएक्शन होता है और बिल्कुल ऐसे ही ये रिएक्शन देता है जैसे जैसे रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन देता है। ठीक है, बेंजीन के अंदर क्या हो जाता है, कोई भी एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, और वहां पर वो चीज ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर FeCl3 की प्रोसेस में ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बेसिकली एडिशन रिएक्शन है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन है। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन में होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं होता इस केस में, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। ये क्या करता है, अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। बॉन्ड ब्रेक करने से एक Cl यहाँ पे लग जाता है, एक Cl इस कार्बन के ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखिए 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्लोरीनेशन अगर FeCl3 की प्रोसेस में होती है तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है। ठीक है, और अगर वो इसके अंदर किसी और रिएजेंट की प्रोसेस में, अब हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर लाइट वगैरह आ जाती है तो उस केस में वो कैसे किस तरह के रिएक्शन देता है। उसके बाद आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HBr की एडिशन। ठीक है, अब HBr की एडिशन जो है वो कैसे होती है, HBr के एडिशन में आपको पता है कि यहाँ पर वैसे तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी जो सारे के सारे कार्बन एटम है उनके पास हाइड्रोजन की तादाद इक्वल है। तो HBr हाइड्रोजन किसी भी साइड पे ऐड हो सकता है, Br किसी भी साइड पे ऐड हो सकता है। ठीक है, ये तो अब अगर ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक तरफ यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया है और यहाँ पर ये Br लग गया है। ठीक है, तो एक ही जो है ना वो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि वन ब्रोमो प्लेन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को ये देखने की हाइड्रोजन किस कार्बन के पास ऐड होगा या ब्रोमो ग्रुप किस कार्बन के पास ऐड होगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल एडिशन हो जाती है। एक और जो रिएक्शन है इसका वो है हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होती है। अब H2SO4 आपने पहले ऐड किया है, H2SO4 एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट जो कि इस कंपाउंड को 2 मोल्स को यूज करके वो इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, अल्काइल सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसके अंदर कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही आप इसके अंदर वाटर डालेंगे, वाटर के रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर और सल्फ्यूरिक एसिड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है। तो बेसिकली हाइड्रेशन यानी कि अगर अपने वाटर की एडिशन करवानी है किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएजेंट के अंदर, तो इन सल्फ्यूरिक एसिड का एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अब बेसिकली इस सेक्शन के अंदर हुआ क्या है कि आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज हुई है, ये बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन एक तरफ लग गया है और OH ग्रुप एक तरफ लग गया। अगेन यहाँ पर ये रीजन की ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ये देखने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन किस साइड पे ऐड होता है और रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि OH ग्रुप है वो किस साइड पे जाकर ऐड होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
बात आ जाती है हाइड्रोजनेशन, अगर साइक्लोब्यूटेन की, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन वाला। अब हमने ये बताया है कि ये एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन थोड़ा स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन। तो इसके अंदर आपको ड्रास्टिक कंडीशन से नहीं पड़ती हैं। आप ड्रास्टिक कंडीशंस में अपने टेम्परेचर को, अगर आपने हाइड्रोजनेशन करवानी है तो टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस तक कर देंगे, ठीक है। यानी आपको इतना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा फॉर दी एडिशन रिएक्शंस अगर आपने करवाने हैं साइक्लोब्यूटेन के। अब इसके अंदर भी क्या हुआ है, इसके अंदर भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, तो ये आपके पास एन ब्यूटेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैटलिस्ट आपने वही यूज करना है जो कि निकल कैटलिस्ट होता है, उसके रिजल्ट में आपके पास ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर आपने हाइड्रोजन यानी कि HBr को ऐड करवाना है इन द किसके अंदर, ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स के अंदर, यानी ऐसे अल्केन्स जो कि क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि हर कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की तादाद इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपने HBr को ऐड करवाना है तो यहाँ पर क्या होगा, मरकानिक रूल फॉलो होगा। मरकानिक रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस उस तरफ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की तादाद कम है, और हाइड्रोजन उस साइड पे जाएगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो अगर इसने रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देने हैं तो रिंग ओपनिंग में आपको पता होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, या तो यहाँ से ब्रेक कर दें या यहाँ से ब्रेक कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर HBr की एडिशन होनी है। अब अगर फर्ज करें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हाइड्रोजन किस साइड पे जाएगा, हाइड्रोजन इस CH3 के पास जाएगा, और Br ग्रुप किसके पास जाएगा, CHBr के पास जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास जो रिएजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 के अंदर, CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH और उसके साथ Br ग्रुप लग गया, ठीक है, और फिर ये CH3। तो ओवरऑल आपके पास ये वाला alkane बन गया। अब अगर यहाँ पर मार्कोनी का रूल फॉलो ना होता तो हम लोग हाइड्रोजन को इधर भी ऐड कर सकते थे और Br को इधर भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हमने ऐड करना है टू द अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, तो उसके लिए आपको मार्कोनी का रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस सेंटर की तरफ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस तरफ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा, अगर रिएजेंट के पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, फिर क्या होती है, फिर बेसिकली हम लोग कहते हैं कि साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कीन्स, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर रिएक्शंस के अंदर कोई ऐसा रिएजेंट है जो कि एक साइक्लिक अल्केन है और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, ये जो भी है डबल बॉन्ड भी है और साथ में वो साइक्लो अल्केन भी है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि जो डबल बॉन्ड है या जो इन वाला ग्रुप है वो जल्दी से रिएक्शन दे दे, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग कहते हैं बेसिकली कि जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, तो वो जल्दी से रिएक्शंस नहीं दे सकते, ठीक है। अब उससे अगर एडिशन रिएक्शन देना है तो एडिशन रिएक्शन मोस्ट प्रेफरेबली कहाँ पर होगा, डबल बॉन्ड के ऊपर होगा। बेसिकली डबल बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव भी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज देन द सिग्मा बॉन्ड, तो इजीली ये नहीं ओपनिंग रिएक्शंस दे देगा, ठीक है। अब अगर HBr की एडिशन हो जाती है इसके अंदर, इनके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर आप HBr की एडिशन होती है तो मोस्ट प्रोबेबल एडिशन डबल बॉन्ड के अक्रस होगी। हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे मुझे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। Br ग्रुप कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। मरकानी का रूल को फॉलो करके आपके पास ये वाला कंपाउंड बना है, CH2, CH2, CH2 एज इट इज, सी के साथ Br और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल ये वाला कंपाउंड बन गया। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस ये शो करती है कि वहां पर रिएक्शंस मोस्ट प्रेफरेबली कहाँ पर अटैक होना चाहिए, इसके अंदर डबल बॉन्ड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरी क्लास आ जाती है रिएक्शंस की, जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमने अल्केन्स में पढ़े हैं कि हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है बाकी सम ग्रुप, जैसे नाइट्रेशन करवाई थी, नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया था, सल्फोनेशन करवाई है तो सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप से रिप्लेस कर दिया था, सिमिलरली क्लोरोक्लोरिनेशन करवाई है तो क्लोरो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाते हैं बाकी सम हेलोजन को, और वो रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होता है, वो रिएक्शन हो जाता है हीट और लाइट की प्रेजेंस में,
ठीक है। अब मैंने जो पीछे रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस में डिस्कस किया हेलोजनेशन, वो FeCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, जबकि ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो HV की प्रेजेंस में हो रही है, यानी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसके अंदर बेसिकली ये जो Cl2 ग्रुप है, ठीक है, Cl2 यानी कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, ये इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवा देगा और यहाँ पर ये खुद अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली क्या किया है, सिंपल क्लोरो ग्रुप ने किसको रिप्लेस कर दिया है, हाइड्रोजन एटम को। और ये बाकी ये जो एक क्लोरीन है और ये एक हाइड्रोजन जो तरफ से निकला है वो -HCl की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये रिएक्शंस हैं। इसके बाद इसका एक और रिएक्शन है हेलोजिनेशन के बाद, इसका एक रिएक्शन है हेलोजिनेशन में ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये जैसे ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, इसका अगर आपने ब्रोमिनेशन करवाई है तो ब्रोमो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और बाकी HBr यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन है, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना कि क्लोरो ग्रुप कहाँ पे रिप्लेस हो सकता है। अगर क्लोरो ग्रुप ने इस कार्बन के इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, फिर तो आपके पास कौन सी वाली प्रोडक्ट आनी चाहिए, आपके पास ये वाली प्रोडक्ट आनी चाहिए, CH2Cl होनी चाहिए। ठीक है, पहली वाली प्रोडक्ट ये आनी चाहिए। अगर कंडीशन ये हो कि Cl2 ग्रुप ने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो आपके पास कंडीशन जो सेकंड जो प्रोडक्ट बनी चाहिए वो आपके पास ये वाली प्रोडक्ट बननी चाहिए। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ है तो आपके पास ये वाली प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ है तो आपके पास ये वाली प्रोडक्ट पॉसिबल है, और अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ है तो आपके पास ये वाली प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब अगर यहाँ से रिप्लेसमेंट होती है, यहाँ से रिप्लेसमेंट होती है, तो अगेन आपके पास वही वाली प्रोडक्ट बन जाती हैं, जिसको हम बेसिकली आइसोमर्स भी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो सेम होते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, आप उसको रोटेट करवाएंगे तो सिमिलरली आपके पास वही वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस तरह के अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन है, तो अगर आपने उसकी हेलोजनेशन करवानी है तो उसके पास आपके पास डिफरेंट मिक्सचर बन जाता है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स का बेसिकली जो मिक्सचर है वो वैसे तो हम लोग उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लोअल्केन्स, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर क्योंकि बन जाता है तो मिक्सचर को मिक्सचर के अंदर से आपको जो अपनी डिजायर प्रोडक्ट है वो निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपका है सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, सल्फोनेशन के अंदर सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और ये क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा और वहां पर SO3H ग्रुप लग जाएगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है। अब H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम क्योंकि तमाम ये मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल है, तो हाइड्रोजन एटम किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी कार्बन एटम से रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो फर्ज करें अगर यहाँ से रिप्लेस हुआ है तो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ पे लग जाता है और आपके पास ये वाले प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है। तीसरा जो रिएक्शन है वो आपके पास, तीसरा जो इसका मेजर रिएक्शन है वो है आपके पास कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन के अंदर आपको पता है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर निकलता है और साथ में हीट रिलीज होती है। तो इसी तरह से साइक्लोअल्केन है, साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला मैंने इस तरह से शो किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रोपेन हो, साइक्लोप्रोपेन आपको पता है यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर भी CH2 ग्रुप है, तो तीनों जगह पर क्या है, CH2 ग्रुप है। ठीक है। अब ये जो CH2 ग्रुप है, ये तीनों क्योंकि CH2 ग्रुप है, तो ओवरऑल किसी भी साइक्लोअल्केन का फार्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जनरल में। और जब आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो उसके पास आपके लिए n नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और एज ए रिजल्ट n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे और n नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वाटर के प्रोड्यूस होंगे, और साथ में आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो कंबस्शन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होती है। साइक्लोअल्केन भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही बर्न होते हैं जैसे आपके पास सिंपल जो अल्केन्स हैं वो बर्न होते हैं, या जो एल्कीन्स वगैरह हैं वो बर्न होती हैं। ठीक है। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वहां पर हमेशा कार्बनिक साइड और साथ में हीट रिलीज होती है। फोर्थ वाला रिएक्शन आ जाता है अरोमेटाइजेशन का, और फिर आ जाता है आइसोमराइजेशन का। ये दोनों रिएक्शंस बेसिकली हम रिफॉर्मिंग के अंदर वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इसका मकसद क्या होता है कि आपने किसी भी स्ट्रेट चेन को आपने उसको ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करना है। आइसोमराइजेशन के अंदर आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आइसोमर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। अब इसके अंदर आपके पास
जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो आपके पास ये देखें, साइक्लोहेक्सेन की दी हुई है, साइक्लोहेक्सेन है, और एज रिजल्ट आपके पास क्या बना है, मिथाइल साइक्लोपेंटेन बन गया है। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, मोस्ट AlBr3 की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। इसके लिए हम लोग बेस रिएजेंट यूज करते हैं, मोस्ट AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। ये भी एक रिफॉर्मिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर आप फ्यूल्स की क्वालिटी वगैरह को इंक्रीज करवा सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो है अरोमेटाइजेशन का। अरोमेटाइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को अरोमेटिक करेक्टर दे देते हैं। अरोमेटिक करेक्टर का मतलब है कि उसके अंदर आप अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब आपके पास फर्ज करें एक साइक्लोहेक्सेन है या मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, जैसे यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल है किसकी, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की कॉमन एग्जांपल है। रिएजेंट आपने मेटल कैटलिस्ट डाल दिए हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाल दिया और ये डाल दिया। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर से बेसिकली हो जाता है हाइड्रोजन का रिमूवल। एक एक हाइड्रोजन का हर कार्बन एटम से रिमूवल। तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है। डबल बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर क्या आ गया है, इसका अरोमेटिक करेक्टर आ गया है। अरोमेटिक करेक्टर को सेकंड वर्ड्स में हम कह देते हैं कि इसके अंदर बेंजीन रिंग आ गया है। ठीक है, बेंजीन रिंग आ गया है, इसके अंदर अरोमेटिक करेक्टर आ गया है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हम लोग क्या करवा सकते हैं, इसको मोस्ट स्टेबल कंपाउंड के अंदर चेंज कर देते हैं। अब जिसके अंदर बेंजीन रिंग आ जाता है वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन डीहाइड्रोजनेशन करवा के, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हम लोग उसको डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करके अरोमेटिक करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकंड में आपके पास आइसोमराइजेशन है। आइसोमराइजेशन का मैं आपको बता चुकी हूँ, बेसिकली हम इसको रिफॉर्मिंग के अंदर भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों मेथड्स यूटिलाइज होते हैं। बस बेसिकली अल्केन्स के, साइक्लो अल्केन्स के यही वाले सारे जो रिएक्शंस थे। अब आपने क्या करना है कि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि सारे रिएक्शंस हैं, सिंपल साइक्लोपेंटेन की रिएक्शंस हैं। ठीक है, दूसरा सिंपल जो है ना वो सिंपल पहले वाले जो अल्केन्स के रिएक्शंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो वाले रिएक्शंस हैं सारे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके नोट्स बना के उनके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू दीज रिएक्शंस। फिर वो नोट्स बना के फिर मुझे भेज दें। ठीक है, मुझे सेंड कर दें।